हेलो फ्रेंड, मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का मिक्सअप प्रश्न। और ये जो प्रश्न होगा वो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड, इससे पहले हम वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 किए थे, जिसमें से सेट नंबर 1 में हम 80 तक क्वेश्चन को किए हैं और सेट नंबर 2 में जो हम लोग किए हैं 60 तक के क्वेश्चन को। और आज पार्ट 3 में हम लोग करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। और जिसको भी बेहतरीन तैयारी करना है, आप प्रत्येक लोग इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपका मार्क्स भी अच्छा आए, है ना। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड है, जो इस प्रकार का है कि आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। यदि फ्रेंड आप ठान लिए अपने एम को कि हमको इतना नंबर लाना है, तो बस आप ये सोच के रखिए कि हमको लाना है तो लाना है, ठीक ना। बस आप उसके प्रति क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। पक्का है कि वो जो आपका लक्ष्य है, ठीक ना, किसी का लक्ष्य 400 प्लस 450 प्लस, किसी का लक्ष्य टॉपर आना होगा, ठीक ना, तो पक्का आपको मिलेगा। बस आपको आप उसके बारे में मत सोचिए। आप सोचिए कि हमको बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो पक्का है कि उसका फल आपको मिलेगा, ठीक। और आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, ठीक ना। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था फ्रेंड? तो देखिए, लंदन में जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था वो हुआ था 1870 ईस्वी में, ठीक ना। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, ठीक ना। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले 2 सेट में आ चुका है, ठीक ना। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेशन में, लाइव चैट में, कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? मध्यम वर्ग, ठीक ना। क्या होने वाला है? मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक ना। तो जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होता है फ्रेंड, वो कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी, आप सभी को बताना है कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होता है वो महानगर में होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, महानगर में, ठीक ना। कहाँ होता है? महानगर में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। तो ये शहरीकरण के स्वरूप को जो है फ्रेंड वो गहन रूप से प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से जो है फ्रेंड वो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक ना। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था क्या किया गया था? लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक ना। क्या होगा? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, ठीक ना। तो ये जो हुआ था फ्रेंड वो संपत्ति का जमावड़ा क्या हुआ? संभव हुआ, ठीक। आप सभी को कमेंट सेक्शन में भी आंसर देना है, संपत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
शहरों को आधुनिक, यहाँ आधुनिक होगा फ्रेंड, यहाँ ठीक ना, आधुनिक होगा। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहरों को आधुनिक व्यक्ति का विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, विस्तृत क्षेत्र होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक ना। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार के शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी फ्रेंड? तो सामंती व्यवस्था से हटकर जो फ्रेंड वो किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रगति बढ़ी थी, प्रवृत्ति? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी ना। कौन सा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आपको किसी का आंसर पहले से पता रहता है तो आप सभी लाइव चैट में दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हमको कितना याद है क्वेश्चन को, ठीक ना। और इससे आपका तैयारी भी क्या होगा? बेहतर होगा, ठीक। यदि आपको अपने तैयारी में उड़ान लाना है तो इसलिए तो हम लोग इस सेट को लेकर आए हैं, ताकि आपका तैयारी और भी क्या हो सके? मजबूत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? देखिए पटना में जो गोल घर फ्रेंड वो 1786 ईस्वी में बनाया गया, ठीक ना। कब? 1786 ईस्वी में। और ये जो है अनाज रखने के लिए बनाया गया, ठीक ना। क्या चीज? अनाज। ये किसके लिए बनाया गया था? अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। पटना का जो गोल घर है फ्रेंड उसको अनाज की रखने के दृष्टिकोण से 1786 ईस्वी में बनाया गया था। और इसका जो निर्माण करता है वो कैप्टन जॉन गार्स्टिन है, ठीक ना। कौन है? कैप्टन जॉन गार्स्टिन। आपको ये भी ध्यान रखना है, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ, ठीक ना। तो कब हुआ था? 1786। आपको ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, ठीक ना। देखिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था फ्रेंड वो 1666 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना, ठीक ना। 1666 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था? पटना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है, ठीक ना। तो इंडिका जो है फ्रेंड वो किसकी रचना है? तो इंडिका याद कीजिए, आपको बताए थे कि प्राचीन समय में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था भारत पर, तो इसके दरबार में यूनान के राजदूत सेल्यूकस, यूनान में स्थान सेल्यूकस, वहाँ का ये दूत था मेगास्थनीज, वो भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और उसने यहाँ का जो कुछ भी देखा सुना वो इंडिका नामक पुस्तक में प्रकाशित करवाया। और यही कारण है कि भारतीय इतिहास की जो पिता है वो मेगास्थनीज को हम लोग कहते हैं। अतः इंडिका पुस्तक भी किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की ही रचना है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, इंडिका पुस्तक किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। यदि आप सभी सेट लेकर बैठे हैं तो आप सभी उस सेट में टिक लगाते जाइए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये सेट कहाँ से मिलेगा? तो आपको ये सेट जो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। आप वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं? इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ? अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम किए हैं। पटना में गोल घर का जो निर्माण हुआ फ्रेंड वो 1786 से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, 1786 से, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है फ्रेंड? तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 74 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज यात्री राल्फ फिच पटना कब आया था? तो एक अंग्रेज यात्री हुआ करते थे प्राचीन समय में, मध्यकाल में राल्फ फिच, ये बोल रहा पटना कब आए थे? तो ये जो पटना आए थे फ्रेंड वो 1856 ईस्वी में आए थे, ना। आप सभी को ध्यान रखना है, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? देखिए ये भी प्राचीन समय का क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी फ्रेंड? तो ये उदयन के समय में जो है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी थी। आपको ये सभी क्वेश्चन ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? ठीक ना। तो विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल का जो आरंभ हुआ था फ्रेंड वो कब हुआ था? आप बताइए, यदि आपको पता है तो इसका आंसर बताइए। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ था? विश्व की बात किया जा रहा है, ठीक ना, भारत की नहीं, विश्व का। तो विश्व में जो है फ्रेंड वो 1863 ईस्वी में, ठीक ना। आपको ध्यान रखना 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व में सबसे पहले 1863 में क्या हुआ था? रेल आरंभ हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? यानी भूमिगत रेल का जो विकास हुआ था फ्रेंड वो भूमि के नीचे चलने वाला रेल का विकास कब हुआ था?
सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये सबसे पहले जो हुआ था फ्रेंड वो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना। आप सभी को ध्यान रखना है, कलकत्ता ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर का बात करेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो है फ्रेंड वो क्या है, लंदन है, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? लंदन है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन यदि आपसे सवाल किया जाएगा कि दुनिया का सबसे पहला बाजार कौन है तो ये अलेक्जेंड्रिया है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, आपको भूमंडलीकरण वाले चैप्टर में इस चीज को हम लोग करवाए, ठीक है ना, भूमंडलीकरण वाले चैप्टर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? जस्ट अभी पीछे इसका आंसर दिए हैं कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो बिहार की राजधानी पटना में हुआ था, ना। कहाँ हुआ था? पटना हुआ था। और ये कब हुआ था फ्रेंड? तो ये जो हुआ था वो 1666 ईस्वी में, 1666 में हुआ था, ना, 1666 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप सभी को मजा आ रहा है ऑब्जेक्टिव को करने में तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और यदि आपको आंसर पता है तो लाइव चैट में जाकर इसका आंसर दीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था? तो घेटो शब्द जो है मध्य यूरोपीय बस्ती में जो है फ्रेंड वो किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में जो है फ्रेंड वो यहूदियों के लिए प्रयोग किया जाता है, यहूदियों के लिए, ठीक ना। किसके लिए? यहूदियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है काउंट काबुल को। देखिए ये हमारा हो गया सेट 2 यहाँ पर खत्म, ठीक ना। सेट 2 यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसी पार्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, सेट 3 का भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक ना। चलिए आप सभी को ध्यान लगाकर क्वेश्चन को देखना है ताकि आप सभी को याद हो जाए, एक एक क्वेश्चन आपके जहन में बैठ जाए, ताकि एग्जाम में आपको क्या करना है, गर्दा छोड़ा देना, ठीक ना। मतलब कि एग्जाम से आप नहीं डरे बल्कि एग्जाम का पेपर आपसे डरना चाहिए, ठीक है ना। तैयारी इस लेवल का होना चाहिए कि एग्जाम का पेपर आपसे डरना चाहिए, ठीक है ना। आपको बोलना है कि तुम जहां से तुमको क्वेश्चन पूछना है तुम पूछो, हम उसके लिए क्या है, तैयार हैं, ठीक ना। हम उसके लिए क्या है, तैयार हैं। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, ठीक है ना। याद कीजिए काउंट काबुल को जो है विक्टर इमैनुअल जो है फ्रेंड वो किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है ना। याद आ रहा है काउंट काबुल का संबंध किससे है? तो इटली के एकीकरण से। जब मेजनी गैरिबाल्डी, ठीक है ना, इटली के एकीकरण को पूरा करता है तो उसके बाद जो इसका जिम्मा काउंट काबुल के हाथों में आ जाता है, ठीक है ना। गैरिबाल्डी खुद इसको सौंप देता है और काउंट काबुल की मृत्यु 1862 ईस्वी में होने के बाद संपूर्ण इटली का एकीकरण जो है विक्टर इमैनुअल मुसोलिनी के साथ मिलकर करता है, ठीक है ना, मुसोलिनी के साथ। आपको ये सभी चीज को, आपको ये सभी फैक्ट को ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कुछ अच्छा करना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बिस्मार्क क्या था? तो याद कीजिए बिस्मार्क का संबंध जो है जर्मनी के एकीकरण से है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन करते हुए जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ किया, ठीक है ना। ये जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा जो है ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देशों को मानता था, और उस वक्त का सबसे शक्तिशाली देश प्रसा था। हालांकि प्रसा का शासक विलियम प्रथम था, बिस्मार्क उसका भी प्रधानमंत्री रहा था, और इसलिए वो जर्मनी के एकीकरण की सहायता के लिए प्रसा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्या आपको कुछ याद आ रहा है ये सब चीज? तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीज का, ठीक है ना। इसमें 3 युद्ध, 1864 में डेनमार्क पे हमला, 1866 में सेडोवा का युद्ध, 1870 में सीडोन का युद्ध, उसके बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा क्या हो गया था, जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सभी चीज क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति याद कीजिए नवंबर 1917 लेनिन के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध हुआ था, ठीक है ना, जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध हुआ था। आप सभी को ये सभी फैक्ट को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में अक्टूबर क्रांति कब हुई थी, ठीक ना, अक्टूबर क्रांति कब हुई थी। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि लाल सेना की टुकड़ी का गठन कौन किया था, ठीक ना, लाल सेना की टुकड़ी का गठन कौन किया था। और लेनिन के आते ही रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? आपको इन सभी का आंसर कमेंट सेशन में जाकर देना, ठीक ना, कहां पर, कमेंट सेशन में, ताकि आपको पता चले कि हमको कितना याद है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट सेशन में अवश्य आंसर दीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी फ्रेंड वो कौन थे, तो याद कीजिए आपको बताए हैं पुर्तगाल, ठीक ना, कौन थे, पुर्तगाल। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाल थे, ठीक ना, कौन थे, पुर्तगाल। आप सभी को ये सब चीज को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाल, ठीक ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड, ये है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक ना। तो याद कीजिए हिंद चीन, ठीक ना, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित वे 3 देश, ठीक ना, जिसका संबंध लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से, और जो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, अर्थात 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यही वास्तव में तीनों का सम्मिलित रूप हमारा हिंद चीन कहलाता, ठीक ना, इंडो चाइना कहलाता, ठीक। तो इसमें कौन कौन 3 देश प्रमुख थे, तो इसमें 3 देश जो प्रमुख थे फ्रेंड वो कंबोडिया था, ठीक ना, कौन कौन था, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, ठीक ना, कौन हो गया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हो गया, ठीक ना, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। याद कीजिए रंपा विद्रोह, ठीक ना, रंपा विद्रोह। देखिए यदि आपके बुक के अकॉर्डिंग देखें तो रंपा विद्रोह का शुरुआत जो है ये आंसर देता है बिहार बोर्ड पब्लिश करता है 1916 में, ठीक ना, कब, 1916 में। लेकिन इसका राइट आंसर यदि आपको बताया जाए तो ये जो वास्तव में 1922 या 21 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, अलमुड़ी सीताराम राजू, ठीक ना, याद कीजिए, आपको याद आता होगा अलमुड़ी सीताराम राजू के बारे में, ठीक ना। यही इस विद्रोह के क्या थे, प्रणेता थे। इनको वहां के आदिवासी लोग जो है भगवान मानते थे, ठीक ना, और इसी के नेतृत्व में रंपा विद्रोह हुआ। किंतु अंग्रेज शासक 1925 ईस्वी में जो है इसको किडनैप कर लिया और इसकी हत्या कर दिया। उसके बाद रंपा विद्रोह क्या हुआ, समाप्त हो गया, ठीक ना। हालांकि सही मायने देखा जाए तो ये 1922 से में प्रारंभ हुआ था, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक ना, या फिर बिहार बोर्ड जो आंसर पब्लिश करता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 1916 ईस्वी में, ठीक ना, 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले 2 सेट में आया है, इसका आंसर आप सभी को कॉमेंट सेक्शन में बताना। और जो स्टूडेंट उस सेशन को नहीं देखें प्लीज उस सेशन को जाकर देख लीजिए, ठीक ना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है, ठीक। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। जस्ट ये क्वेश्चन अभी पीछे आया है इसी सेट के इसी वीडियो में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ये होगा यूरोपीय संघ, ठीक ना, क्या होगा, यूरोपीय संघ इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसने कहा, देखिए ये भूमंडलीकरण का ठीक ना क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो किसने कहा था फ्रेंड, तो ये मार्टिन लूथर कहे थे ना, कौन कहे थे, मार्टिन लूथर कहते हैं कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी तोहफा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। ये भी हम पिछले वीडियो के पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों में से किसी एक में हम करवाए हैं इस क्वेश्चन को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, ठीक ना। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, देखिए सौर ऊर्जा की यदि बात किया जाए तो याद कीजिए प्रकृति के अनुसार नवीकरणीय और नवीकरणीय जिसका पुनः चक्रण होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय, ठीक ना। और यदि हम देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, जिसमें हमारा क्या है सजीव का गुण पाया जाता है वो जैव और जिसमें नहीं अजैव, ठीक। तो यहाँ पर अजैव भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का यदि ऑप्शन आता है तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है पहला जो ऑप्शन रहेगा उसी को टिक करना, ठीक ना। तो मानवकृत तो होगा नहीं क्योंकि मानव सूर्य को बनाया नहीं, तो उसमें क्या होगा, पहला नवीकरणीय होगा, ठीक ना, 12 का बी होगा। वैसे आप सभी का भी राय लेना चाहते हैं कि आप सभी इसका आंसर क्या लगाना चाहते हैं, ठीक ना, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो राष्ट्रीय संपदा कहां तक निहित है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 12.2 किलोमीटर, ठीक है ना, क्या होगा 12.2 किलोमीटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है ना,
सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है फ्रेंड वो हमारा उत्तराखंड में प्रचलित है ना। कहाँ? उत्तराखंड में सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? याद कीजिए लोहे का प्रमुख 3 अयस्क बताए हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ठीक ना। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। और कोयला का 4 प्रकार बताए हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो यहाँ पर देखिए क्या लोहे में है कोई? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए हेमाटाइट, ठीक ना। हेमाटाइट से क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है फ्रेंड वो कौन है? तो बाजरा देखिए एक मोटा अनाज है, ठीक ना। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये राजस्थान है, ठीक ना। ये राजस्थान है। वैसे आप सभी को भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि कौन है, ठीक ना। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर राजस्थान है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? देखिए हालांकि चाय जो है, ठीक ना, चाय भारत में ब्रिटिशों के द्वारा आया था, लेकिन चाय का लत भारतीय लोगों को इतना अधिक लग गया कि प्रत्येक लोगों का सुबह होते ही सुबह का शुरुआत मतलब चाय से होता है, ठीक। और यहाँ पर असम के दार्जिलिंग में जो है सबसे ज्यादा चाय का मतलब कि उत्पादन होता है, और इसलिए सबसे ज्यादा चाय का निर्यातक भी कौन करता है? वही करता है, अर्थात तो भारत इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक ना। सॉरी भारत, तो यहाँ पर चाय क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है फ्रेंड? तो ये जो है कोलकाता एवं दिल्ली में, ठीक ना। कहाँ है? तो कोलकाता एवं दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड वो कब हुई थी? तो वन्य जीव बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1952 ईस्वी में, ठीक ना। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। आप सभी को ध्यान रखना 1952 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यहाँ पर तो यूरोपीय संघ होगा, जो कि अभी पीछे भी आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र कैसा शासन व्यवस्था है? तो लोगों के द्वारा लोगों के लिए उपयुक्त सभी, ठीक ना। ये अब्राहम लिंकन का कथन है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। वैसे आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उपयुक्त सभी होगा यहाँ पर आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि स्थानीय स्वशासन के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में है? तो देखिए ये नीति निर्देशक तत्व जो शुरू होता है फ्रेंड वो 35 से 51, ठीक ना। अनुच्छेद 35 से 51 में जो है नीति निर्देशक तत्व है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है मूलभूत सिद्धांत को रखा जाता है और यहाँ पर मूल अधिकार को भुला दिया जाता है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन जो है प्रत्येक व्यक्ति करता है। यदि नहीं करेगा तो उसको क्या होगा? दंडनीय अपराध माना जाएगा और उसको दंड भी दिया जाएगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। और ये स्थानीय स्वशासन बोले या फिर आपको ग्राम पंचायत बोले, तो स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 40 में होना चाहिए, ठीक ना। ये कब होना चाहिए? अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था, ठीक है ना। तो सोवियत संघ का यदि विखंडन की बात किया जाए तो देखिए सोवियत संघ का वास्तविक में विखंडन, पहले आप ये समझिए कि सोवियत संघ क्या था। सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों का एक समूह था, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है सोवियत संघ क्या था? 15 गणराज्यों का एक समूह था, ठीक ना। जिसके केंद्र में रूस था, ठीक है ना। जिसके केंद्र में कौन था? रूस था। और इसके अंतर्गत जो है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान और भी बहुत सारे देश थे। तुर्कमेनिस्तान थे, किर्गिस्तान था, यूक्रेन भी था, ठीक ना। प्लस में नॉर्वे भी था। उसके बाद और भी बहुत सारे देश थे जिसके केंद्र में रूस था, यानी उसका हेड रूस था। किंतु किसी कारणवश 1991 ईस्वी में क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसी से जो सबसे बड़ा देश निकल कर आया रूस निकल कर आया।
और यही कारण है कि अभी भी यदि बात विवाद देशों के बीच होता है तो उसका एक पीछे का रीजन ये भी है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह एक ये भी हो सकता है, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, जो कि यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको यहाँ क्या करना, सुधार लेना है, 1991 कर लेना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी 1991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो देखिए दल बदल कानून की यदि बात किया जाए तो दल बदल कानून जो है फ्रेंड वो हमारा 15 मार्च 1985 को, ठीक ना, संसद में राष्ट्रपति के द्वारा जो है मतलब कि मान्यता दिया गया। और जस्ट 3 दिन बाद, ठीक ना, यानी 18 मार्च 1985 को दल बदल कानून को लागू कर दिया गया, ठीक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है 18 मार्च 1985 को दल बदल कानून को लागू किया गया। और ये किस पर लागू होता है, तो ये जो लागू होता है वो सांसद और विधायकों पर लागू होता है, ठीक ना। किस पे, सांसद और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है, ठीक ना। और इससे संबंधित तथ्य आपको और भी कुछ बता दें तो निर्वाचन आयोग का जो नियुक्ति करता है फ्रेंड वो भारत सरकार के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है और इसके अंतर्गत काम करने वाले पदाधिकारी भी किसी के अंदर काम नहीं करता है। उस वक्त इसको सरकार ना तो कोई हटा सकता है, मतलब इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक ना। उस वक्त संपूर्ण शासन किसके हाथ में चला आता है, इसी आयोग के हाथ में चला आता है। और जब ये राजनीतिक दल को मान्यता दे देती है उसके जस्ट बाद 2 सप्ताह का समय देता है इसको अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक ना। और यदि वर्तमान की यदि बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य हेड जो है वो राजीव कुमार, ठीक ना, राजीव कुमार है। प्लस में इसके 2 उप मुख्य भी होते हैं, ठीक ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। और चुनाव के समय में जो है इसके ऊपर किसी का शासन नहीं होता है और ये खुद अपने आप में क्या होता है, वहाँ का प्रत्येक का क्षेत्र का शासक होता है। और ये जिस पार्टी को या जिस राजनीतिक दल को अपना उसका चुनाव चिन्ह देता है उसको उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित होने के जस्ट बाद समय देता है कि आप अपना पार्टी का प्रचार प्रसार अब कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है, इसमें कुछ सीमा निर्धारित किया गया है कि आपको किस प्रकार से मतलब प्रचार प्रसार करना है। जैसे मान लीजिए किसी धर्म को लोभ देकर या धर्म के आधार पर ऐसा नहीं करना, ठीक ना, आपको एकदम ईमानदारी पूर्वक करना है। लेकिन क्या भारत का तो राजनीति क्या है, गंदगी से भरा पड़ा है। आपसे चैप्टर नंबर 1 में हम बताए हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता। देखिए चुनाव तो लड़ता है राजनीतिक दल, ठीक ना, इसमें कोई कहीं मतलब की आशंका नहीं है। चुनाव लड़ता है राजनीतिक दल, सरकार की आलोचना भी करता है राजनीतिक दल, ठीक ना। अब राजनीतिक दल का मतलब ये नहीं समझेंगे, राजनीतिक दल एक पक्ष वाला होता है, एक विपक्ष वाला होता है। जो पक्ष में होता है तो उसका साथ देता है, लेकिन जो विपक्ष में रहता है वो हमेशा क्या करता है, उसका आलोचना करता है, ठीक। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा में राहत, तो ये भी प्राकृतिक आपदा में राहत भी पहुंचाने का काम कौन करता है, राजनीतिक दल। किंतु अफसरों की बहाली जो है राजनीतिक दल के द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है फ्रेंड वो है कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र के प्रति जो है लोगों की आस्था है, ठीक ना। क्या है, भारतीय लोकतंत्र के प्रति जो है लोगों की आस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी। तो देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, ठीक ना, तो आपको वास्तविकता बताएं तो इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक ना, इसमें से जो है एक भी ऑप्शन नहीं है, ठीक। लेकिन बहुत सारे पब्लिकेशन में हम देखे हैं कि यहाँ पर जो इसका आंसर देता है 204 देता है। लेकिन 15वीं लोकसभा चुनाव यदि हम सही हैं तो 2009 में कंडक्ट करवाया गया था, ना। 15वीं लोकसभा चुनाव कब करवाया गया था, 2009 में। और इसमें कांग्रेस को जो है 206 सीट प्राप्त हुई थी, ठीक ना, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। लेकिन यदि बिहार बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो इसमें ऑप्शन यही देता है और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है 204 सीट क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि श्रीलंका में संघर्ष है, श्रीलंका में किसके बीच संघर्ष है, तो उल्फा एवं लीटे के बीच, ठीक ना। आप सभी को ध्यान रखना है, उल्फा एवं लीटे के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत की जो अर्थव्यवस्था थी फ्रेंड वो कृषि प्रधान थी। वो क्या थी? कृषि प्रधान। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए और एग्जाम में कुछ बेहतरीन कीजिए।